व्यवस्थित बैठ जाएं आप लोग। चलिए एक बार अगर आप लोग व्यवस्थित हो जाएं तो हम लोग आज का काम शुरू करें। मैं कल की जो बात हमारी जहाँ समाप्त हुई, अब आप ये समझ लीजिए कि मैं आपके सिलेबस के जो बचे हुए खंड हैं उन पे मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ। आज गुरुवार है, गुरुवार है ना आज, तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार और 3 दिन मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ कि जो मोस्ट प्रायोरिटी के टॉपिक जो हैं, मोस्ट प्रायोरिटी के टॉपिक इन द सेंस के जहाँ पे एक टीचर की ज़रूरत सबसे पहले, उनको मैं सबसे पहले निपटा रहा हूँ। क्योंकि मुझे अगर आपको 2 3 4 छोटे छोटे टॉपिकों पे अगर आपको दे करके जाना पड़ा, 2 3 4 छोटे छोटे टॉपिकों की प्रिंट वो मैं आपको दे करके जाऊँगा, वो सबसे लास्ट के लिए। टाइम होगा तो मैं खुद पढ़ा के ही जाऊँगा आपको। बाकी वो टॉपिक ऐसे हैं बिल्कुल अत्यंत साधारण सामान्य, जिनको आप आराम से पढ़ेंगे। तो मैं एक बार शुरुआत कर लेगा। कहाँ पे थे हम लोग, मुझे एक बार बता दें। विज्ञान की प्रकृति पूरी हो गई। हाँ, विज्ञान की प्रकृति हमारी पूरी हो गई थी। एक बार पीछे से हमारे साथी एक बार थोड़ा सा प्लीज मान जाइए। और मैं जिस एक खंड पे अभी काम करना चाह रहा हूँ, एक बार मैं ये देखूँ सिलेबस में आपके कितने दे रखे हैं। सिलेबस में विज्ञान की पाठ्य साक्षरतात्मक गतिविधियाँ जो हैं, और वो कौन कौन सी गतिविधियाँ उसके नाम भी दे रखे हैं। एक बार मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, रुका। विज्ञान की पाठ्य साक्षरतात्मक गतिविधियाँ, सिलेबस किसी के पास है? देखिए एक बार इसमें है को करिकुलर एक्टिविटीज, साइंस क्लब, साइंस क्विज, साइंस फेयर एंड फील्ड ट्रिप। ये 4 जो आपकी शिक्षण उसकी विधियां हैं, पाठशाला से संबंधित गतिविधियां। मैं चाह रहा हूँ एक बार ये एक बार में ये हो जाए, जिससे ये उसके बाद जो बचेगा फिर मैं बात करता हूँ। चलिए, तो इसी पे हमारी बात आज शुरू होगी, पाठ्यचर्या, और उसको मैं कल ले लूंगा। ठीक है, पाठ्यचर्या एनसीएफ, इसको मैं कल ले लूंगा एक बार में। ले, आप लोग शीर्षक डाल लीजिए, और विज्ञान की पाठ्य साक्षरतात्मक गतिविधियां। अच्छा, आप लोगों को टॉपिक आगे और पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, वो आपके टॉपिक, लेकिन जो एक टॉपिक लेंगे वो पूरा खंड पूरा करेंगे, उससे जुड़ा होगा, उसको आगे पीछे एक साथ कनेक्ट करा के करेंगे। बाकी सारे टॉपिक स्वतंत्र होते हैं। बोले ये ठीक उस तरह से है कि पेपर में आप जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के स्टार्ट करें। जो क्वेश्चन आप पहले निपटाते हो, जिसको आप प्रायोरिटी पे रखते हो, मुझे सिलेबस को प्रायोरिटी के आधार पर थोड़ा सा पूरा कराना है। शीर्षक डालें आप लोग, विज्ञान की पाठ्य साक्षरतात्मक गतिविधियां। पाठ्य साक्षरतात्मक गतिविधियां, इनको हम पाठ्य सहगामी भी बोलते हैं। पाठ्य सहगामी या सह शैक्षिक गतिविधियां। सह शैक्षिक गतिविधियां, और आपके में 4 दे रखी हैं सिलेबस में आपके, और वो 4 आपकी हैं। एक तो है साइंस क्लब, साइंस क्लब, एक दे रखा है साइंस फेयर,
एक दे रखा है साइंस क्विज, और एक है फील्ड ट्रिप। और फील्ड ट्रिप तो बिल्कुल सिंपल है, फील्ड ट्रिप में तो कुछ है नहीं टेक्निकली। और ये सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइंस क्लब के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाठ्यशास्त्रात्मक गतिविधियां होती क्या हैं। हम किसी भी विषय के लिए, केवल विज्ञान के लिए नहीं, किसी भी विषय के लिए हम जब इस टर्म का प्रयोग करते हैं, पाठ्य साहचर्यात्मक गतिविधियां या पाठ्य सहगामी गतिविधियां या सह शैक्षिक गतिविधियां, ये तीनों शब्द एक ही हैं। अंग्रेजी में एक ही वर्ड आता है सबके लिए, और अंग्रेजी में एक वर्ड आता है को करिकुलर एक्टिविटीज। यह हमको समझना है, ये क्या होती है, क्या क्या अर्थ लगाया जाए इनका, पाठ्य साहचर्यात्मक गतिविधियों का अर्थ क्या होगा। और आपको नाम में से आपको सबसे पहले बात पकड़नी है, पाठ्य साहचर्यात्मक का अर्थ क्या होता होगा, क्योंकि साहचर्यात्मक का मतलब होता है साथ साथ चलने वाली, है ना, तो साहचर्यात्मक होता है। साहचर्य वैसे हिंदी में पत्नी के जो पर्यायवाची आते हैं उसमें साहचर्या एक उसका होता है, साहचर्या भी बोलते हैं पत्नी को, साहचर्य वाला साथ साथ चलने वाली, साथ में से भले चले नहीं वो, पर उसको बोलते हैं साहचर्या है। तो पाठ्य साहचर्यात्मक गतिविधियां ऐसी गतिविधियां होंगी जो पाठ्य क्रियाओं के साथ साथ चलेंगी। लेकिन सवाल सिर्फ साथ चलने का नहीं है, कुछ और बात भी उसके अंदर होगी। वो बात क्या है, उस पर हम लोगों को बात करनी है। क्या वो कोई ऐसी गतिविधियां होती होंगी जो केवल मनोरंजन या केवल उसके लिए की जाती होंगी, या पढ़ाई की बोरियत को दूर करने के लिए की जाती होंगी, या पढ़ाई की एक रास्ता या उससे हट करके कोई ऐसा कार्य जो पढ़ाई के कार्य को थोड़ा सा बोझ को कम कर दे, क्या ऐसी कोई गतिविधियां होंगी, या फिर ये ऐसी कोई गतिविधियां होती होंगी जिनका भी उस विषय से संबंध होता होगा, लेकिन वो परंपरागत शिक्षण की प्रक्रिया या परंपरागत पाठ्यक्रम के प्रकार से शिक्षण से हट करके उसी विषय के कुछ उद्देश्यों को पूरा करती होंगी, लेकिन अनौपचारिक तरीके से करती होंगी, कुछ गतिविधियों के माध्यम से करती होंगी, या फिर ये गतिविधियां होंगी। क्या लगता है आपको, क्या मनोरंजन उद्देश्य होता होगा? नहीं। किसी भी विषय की पाठ्य साहचर्यात्मक गतिविधियों से अभिप्राय ऐसी गतिविधियों से होता है जो पाठ्य क्रियाओं के साथ साथ चलती है। पाठ्य क्रियाएं वे हैं जो उस विषय वस्तु में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए औपचारिक शिक्षण में प्राप्त किए जा रहे हैं, औपचारिक शिक्षण में प्रयुक्त की जा रहे हैं जो तरीके, वो पाठ्य क्रियाएं हैं। लेकिन उसके साथ साथ चलने वाली जो उस तरीके से नहीं करेंगी उद्देश्य को पूरा, दूसरे तरीके से करेंगी, लेकिन करेंगे उसी विषय के उद्देश्य को पूरा। क्योंकि प्रत्येक विषय के उद्देश्य से जुड़े कुछ तत्व ऐसे भी होंगे जो औपचारिक कक्षा शिक्षण से अलग प्रकार से भी प्राप्त किए जाने हैं, जिसमें बच्चा कुछ सहभागिता, सक्रिय सहभागिता करे। और पाठ्य साहचर्यात्मक गतिविधियां इन्हीं को कहा जाता है। विज्ञान में जब हम साइंस क्लब के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो साइंस क्लब का कॉन्सेप्ट, हर साइंस क्लब हर वो जो काम करेगा, हर काम का विज्ञान की पाठ्यचर्या में ही कहीं निहित होना होगा, हर वो काम पाठ्यचर्या से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा, लेकिन उसे पूरा करने का तरीका दूसरा है। वो औपचारिक कक्षा शिक्षण जो होता है, जहाँ शिक्षक बैठ करके पढ़ा रहा है, विद्यार्थी सैद्धांतिक तौर पे पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, इसी तरीके से हट करके कोई बात है। हम सबसे पहले इसी एक शब्द को परिभाषित करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर जाएंगे। लिखना शुरू करें। किसी भी विषय की पाठ्य साहचर्यात्मक गतिविधियों, किसी भी विषय की पाठ्य साहचर्यात्मक गतिविधियों से अभिप्राय
ऐसे कार्यों से होता है से अभिप्राय ऐसे कार्यों से होता है जो उस विषय शिक्षण के उद्देश्यों को जो उस विषय शिक्षण के उद्देश्यों को परंपरागत कक्षा शिक्षण परंपरागत कक्षा शिक्षण से अलग हटकर कुछ अन्य गतिविधियों के माध्यम से पूरा करती हैं कुछ अन्य गतिविधियों के माध्यम से पूरा करती हैं तथा उस विषय में बालकों की रुचियों का विकास करती हैं। फुल स्टॉप लगा के लिखा है पाठ्य साक्षरतात्मक गतिविधियां अंडरलाइन करेंगे सदैव अनौपचारिक स्वरूप में होती हैं अर्थात इन्हें विषय का अनौपचारिक शिक्षण भी कहा जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करो। विज्ञान विषय के अंतर्गत भी ऐसी अनेक पाठ्य साक्षरतात्मक गतिविधियां होती हैं जो विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को अनौपचारिक तरीके से अनौपचारिक तरीके से पूरा करती हैं तथा पाठ्य क्रियाओं का सहयोग करती हैं ऐसी गतिविधियां प्रमुख रूप से निम्न प्रकार हैं।
देखिए इधर मैंने एक शब्द लिखा है मैंने एक शब्द लिखा है, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्य क्रियाओं का सहयोग करना। पाठ्य क्रियाएं, पाठ्य साचर्यात्मक क्रियाएं, इन दो शब्दों को कनेक्ट करके देखो। पाठ्य क्रियाएं वे होंगी, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, ये पाठ्य क्रियाएं हैं जहां पे औपचारिक शिक्षण चल रहा है। औपचारिक अनौपचारिक इन दो शब्दों का शिक्षण शिक्षण के ये दोनों स्वरूप आप अच्छे से समझते होंगे। नहीं समझते हैं तो वापस एक बार कनेक्ट कर लीजिए। औपचारिक शिक्षण माना जाता है जो औपचारिक परिस्थितियों में होता है। औपचारिक परिस्थितियों में होने का अभिप्राय होता है जिसका समय निर्धारित होगा, कालांश निर्धारित होगा, प्रक्रिया निर्धारित होगी और उसका कंटेंट निर्धारित होगा। वो सारी जो प्रक्रिया, जैसे मैं मान लीजिए तीसरे कालांश में आऊंगा और तीसरा कालांश मान लीजिए 11:40 से शुरू होगा और 12:20 पे खत्म होगा, तो 11:40 से लेकर के 12:20 तक मैं आपके तीसरे कालांश में आऊंगा आपको विज्ञान पढ़ाने के लिए। उसमें विज्ञान का जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाऊंगा, वो निर्धारित विधियों के माध्यम से, जो मेरी कोई भी हो सकती है, आगमन निगमन हो सकती है, वो प्रयोगशाला विधि हो सकती है, ह्यूरिस्टिक की कोई भी विधि हो सकती है, प्रदर्शन विधि हो सकती है, उस विधि से मैं आपको पढ़ा करके और मैं निर्धारित कंटेंट को चला जाऊंगा। ये नियंत्रित वातावरण है। ये कक्षा अभी इस समय जो हमारी आपकी क्लास चल रही है, ये औपचारिक कक्षा का रूप है, क्योंकि उसका समय निर्धारित है, तरीका निर्धारित है, कंटेंट निर्धारित है। लेकिन अगर कोई काम को आपसे कहा जाए कि काम आपको ऐसे करना है कि जिसकी टाइमिंग ऐसी फिक्स नहीं है, इन द सेंस कि वो काम थोड़ा सा आगे पीछे होता है, आपके अपने तरीके से होता है, एक समय सीमा में बंधा हुआ नहीं है, एक प्रक्रिया में बंधा हुआ नहीं है, लेकिन है वो विज्ञान का ही काम, तो हम उस गतिविधि को अनौपचारिक गतिविधि की श्रेणी में रखेंगे, जिसका अल्टीमेटली जो उद्देश्य है वो विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त करना ही है। जो शिक्षण विज्ञान शिक्षण में जो निहित उद्देश्य है उन्हें पूरा करना ही है, लेकिन उसे पूरा करने का काम तो पाठ्य क्रियाएं कर रही हैं, तो ये उसके साथ चल के अनौपचारिक स्वरूप में उनकी मदद करेंगी। तो इसीलिए मैंने लिखा कि जो पाठ्य क्रियाएं होती हैं, यानी कि जो औपचारिक क्रियाएं होती है, उनका सहयोग करके उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में वो क्रियाओं को पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहा जाता है, जो पाठ्य क्रियाओं के साथ साथ चलेंगी। पाठ्य क्रियाएं के साथ साथ चलेंगी, तो हमको यही समझना जरूरी है पाठ्य क्रियाएं क्या है। ये पाठ्य क्रिया है जो अभी अपन चला रहे हैं। ऐसी प्रमुख क्रिया निम्न प्रकार। नंबर 1, साइंस क्लब, विज्ञान क्लब या साइंस क्लब। साइंस क्लब, और आप जब सेकंड के टीचर हो जाओगे तो थर्ड के टीचर अगर आप होगे तो थर्ड के टीचर यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में जाओगे तो वहां पे आपको साइंस क्लब नहीं मिलेगा। सबसे पहला अंतर, साइंस क्लब माध्यमिक कक्षाओं में चलने वाली विज्ञान की एक पाठ्यशास्त्रात्मक गतिविधि होती है, जहां पे एक क्लब का गठन किया जाता है, जिस क्लब का संरक्षक, पैट्रोन, उस विद्यालय का संस्था प्रधान होता है, और उस विज्ञान क्लब का प्रभारी उस विद्यालय का वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान का होता है। यह अलग बात है कि आपकी पोस्टिंग, अगर मान लीजिए आपकी पोस्टिंग किसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होती है और वहाँ पे वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान का नहीं है, और आप मान लीजिए L2 विज्ञान की है, तो आपको उस समय अस्थायी तौर पर प्रभारी बना दे। लेकिन जब भी वहाँ सेक्रेटरीट विज्ञान का टीचर रहेगा, वो आकर के स्वाभाविक तौर पर पदेन सचिव होता है, वो उसका प्रभारी होता है, पदेन प्रभारी होता है। और उस विज्ञान क्लब में 20 से 25 सदस्य, प्राय 20 से 25 सदस्य उस साइंस क्लब में विद्यार्थियों में से 9th और 10th माध्यमिक कक्षाओं में से, और धारा को माध्यमिक कक्षाओं को मतलब 9th और 10th की बात कर रहा हूं मैं, उससे ऊपर की कक्षा को हम उच्च माध्यमिक कक्षा कहेंगे। माध्यमिक कक्षाओं के 15 से 20 या 20 से 25 तक विद्यार्थी मोटे मोटे लिए जाते हैं, और उन्हीं में से उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और भंडार प्रभारी, और ये सारे जो प्रभार जो होते हैं उस क्लब के, वो दिए जाते हैं। इस विज्ञान क्लब के गठन का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, विशिष्ट उद्देश्य होता है, और उसके कुछ निर्धारित कार्य होते हैं। वो उद्देश्य क्या है और वो कार्य क्या है, वही इंपॉर्टेंट है, वहीं से सवाल आपका बनता है। लेकिन एक प्रश्न ये परीक्षा में जरूर आया है, अभी मैं तो कुछ समय पहले सेशन करा रहा था कि विज्ञान क्लब का संरक्षक कौन होता है। संरक्षक संस्था प्रधान होता है, अध्यापक नहीं होता है। वरिष्ठ अध्यापक उसका प्रभारी होता है, संरक्षक संस्था प्रधान होगा। मैं आपको लिखाना शुरू करता हूँ, लिखे। यह माध्यमिक स्तर, और माध्यमिक को ही अंडरलाइन करेंगे, सबसे पहले माध्यमिक को ही अंडरलाइन करो। यह माध्यमिक स्तर पर
एक ऐसी पाठ्य सहगामी गतिविधि होती है, यह माध्यमिक स्तर पर एक ऐसी पाठ्य सहगामी गतिविधि होती है जो पाठ्यक्रम के साथ साथ अनौपचारिक स्वरूप में जो पाठ्यक्रम के साथ साथ अनौपचारिक स्वरूप में विद्यार्थियों को क्रियाशील रखते हुए उनके अंडरलाइन करेंगे आगे, उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा वैज्ञानिक रुचियों का पोषण तक अंडरलाइन करना, उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा वैज्ञानिक रुचियों का पोषण करती है। इसके गठन का स्वरूप निम्न प्रकार होता है। लाइन चेंज करके लिखेंगे, संरक्षक, विद्यालय का सस्ता प्रधान, प्रभारी, या अध्यक्ष, विद्यालय का विज्ञान अध्यापक, सदस्य 20 से 25, आदर्श स्वरूप में, यानी कि 20 से 25 आदर्श स्वरूप में है। अब बाकी विद्यालय के उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ध्यान रखो, एक विद्यालय में 20 से 25 ही कक्षाओं में या 10वें सदस्य बच्चे हैं तो सारे के सारे सदस्य नहीं होंगे, फिर उस हिसाब से ये फ्लेक्सिबल रहता है। 20 से 25 आदर्श स्वरूप में इतने इसके सदस्य होते हैं, और इन्हीं सदस्यों में से उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, स्टोर कीपर, ये जो सब पद होते हैं ये इन्हीं में से बनाए जाते हैं। विज्ञान का जो वरिष्ठ अध्यापक होगा, विज्ञान शिक्षक से अभिप्राय यहाँ विज्ञान के वरिष्ठ अध्यापक से है, हमने पद नहीं डाला है वरिष्ठ अध्यापक, वहाँ विज्ञान का जो शिक्षक होगा और उन शिक्षकों में जो वरिष्ठ होगा, जैसे एक थर्ड ग्रेड L2 का है और एक विज्ञान का वरिष्ठ अध्यापक है, L2 गणित विज्ञान से लगा है, तो अपने आप वरिष्ठ अध्यापक उसका प्रभारी होगा, चूंकि माध्यमिक स्तर पे है। ये अलग स्थिति है कि वहाँ वरिष्ठ अध्यापक का पद खाली है, तो फिर L2 वाले को उसका अस्थायी तौर पर प्रभारी बना रखा है। और ध्यान रखो, ये क्लब जो होता है ये औपचारिक, उसका पूरा रजिस्टर, पूरी कार्यकारिणी होती है इसका पूरा, और इसके लिए थोड़ा सा बजट भी मिलता है। साइंस क्लब की गतिविधियों के लिए कुछ बजट भी आवंटित होता है,
ये पूरी एक प्रक्रिया होती है, हर एक विद्यालय में साइंस क्लब होता है। लेकिन लाइन चेंज करके, और प्रत्येक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रत्येक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक विज्ञान क्लब का अनिवार्यतः गठन किया जाता है, जिसके गठन के उद्देश्य एवं संविधान पूर्व निर्धारित होते हैं। जिसके गठन के उद्देश्य एवं संविधान, क्वेश्चन को लिख लो, नियमावली, संविधान से अभिप्राय नियमावली से है। वैसे हर संगठन का अपना एक संविधान होता है, एक नियमावली होती है, उसे संविधान कहते हैं ना, पूर्व निर्धारित होते हैं। विज्ञान क्लब की कार्यकारिणी ये होगी, जो सदस्य आपने बनाए हैं उसमें से देखो एक को समझ लो इसको जो आपका प्रभारी है, आपने बच्चे जो लिए हैं उनमें से जो आपने पद बांटे हैं, कार्यकारिणी का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। हर समिति की दो शाखाएं हमेशा होती हैं। एक उस समिति की आम सभा होती है और एक उस समिति की कार्यकारिणी सभा होती है। आम सभा का मतलब होता है उसमें सारे के सारे उसके सदस्य हैं, और कार्यकारिणी सभा का मतलब होता है कि वो कमेटी जो कुछ लोगों की और जो सारे कामकाजों को वो करेगी, सहमति आम सभा की रहेगी। लेकिन जैसे जब आप आरटी अधिनियम पढ़ते हो तो आरटी अधिनियम में जो एसएमसी होती है या एसडीएमसी होती है, आप सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में होते हो तो सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में एसडीएमसी होती है, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, और मिडिल और प्राइमरी स्कूलों में एसएमसी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो उसके भी दो भाग होते हैं, जो हम बोलते हैं कि एसडीएमसी ये काम कर रही है, एसडीएमसी वो काम कर रही है। वहाँ पे हम दो भागों में देखिए, एक तो आम सभा होती है उसकी जनरल असेंबली, एक होती है एग्जीक्यूटिव असेंबली। तो एग्जीक्यूटिव असेंबली ऐसी विज्ञान क्लब में जो बाकी के सारे सदस्य हैं वो उसकी आम सभा है। लेकिन जो 5, 7, 8 लोगों की जो कमेटी जो बनी है, जैसे अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, कोषाध्यक्ष है, स्टोर कीपर है, और एक आध पद आपने अपने स्तर से बना दिया है जो उसकी नियमावली में है, जो उसके संविधान में है, वो बना दिए, वो उसकी कार्यकारिणी सभा है। सारे कामकाजों के लिए जिम्मेदार वो होगी, लेकिन वो सहमति आम सभा की लेगी। तो ये जो कार्यकारिणी होती है गठन के उद्देश्य के साथ, उसके कुछ कार्य निर्धारित किए जाते हैं। तो कार्य निर्धारित किए जाते हैं, तो कार्य क्या करेगी उसको हम बाद में देखेंगे। इसके गठन के उद्देश्य क्या होते हैं इस पर हम पहले बात करेंगे। तो एक बार वो लिखो, क्या लिखा आपने, वाक्य को एक बार पूरा बोल दो। विज्ञान क्लब की कार्यकारिणी निम्न उद्देश्यों को, मतलब वाक्य यहीं से शुरू हुआ है क्या, विज्ञान क्लब की कार्यकारिणी? हाँ, विज्ञान क्लब की कार्यकारिणी अरे यार तुम लोग बेवकूफ हो। प्रत्येक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक विज्ञान क्लब का अनिवार्य गठन किया जाता है, जिसके गठन के उद्देश्य एवं संविधान पूर्व निर्धारित होते हैं। विज्ञान क्लब की कार्यकारिणी निम्न उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करती है। तो छोटा सा शीर्षक डालो एक लोग, विज्ञान क्लब के गठन के उद्देश्य। विज्ञान क्लब के गठन के उद्देश्य, विज्ञान क्लब के गठन के उद्देश्य।
और यहां से प्रश्न आएगा और कार्यों में से प्रश्न आएगा। उद्देश्य में से सबसे पहले आता है। विज्ञान क्लब के गठन के उद्देश्य। नंबर 1, बालकों के वैज्ञानिक चिंतन को अनौपचारिक गतिविधियों के माध्यम से संगठित करना। बालकों के वैज्ञानिक चिंतन को अनौपचारिक गतिविधियों के माध्यम से संगठित करना। नंबर 2, बालकों के अंदर वैज्ञानिक एवं अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण का पोषण करना। वैज्ञानिक एवं अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण का पोषण करना। और ये दोनों अलग अलग है। मैंने आपको कल परसों भी बताया था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण दोनों अलग अलग हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी कार्य को तार्किक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, संगठित तरीके से करने पे फोकस्ड होता है। वहीं अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण कुछ नया खोजने, कुछ इन्वेंट करने की दृष्टिकोण से होता है। और बालकों के अंदर ये दोनों प्रकार के दृष्टिकोण का और दोनों प्रकार के, ध्यान रखो, यह हमने चिंतन की बात बोली है और यह दृष्टिकोण की बात बोली है। विज्ञान क्लब दोनों तरीके से काम करेगा। और तीसरा, बालकों की वैज्ञानिक अभिरुचियों, वैज्ञानिक एवं अनुसंधानात्मक अभिरुचियों का विकास करना। वैज्ञानिक अभिरुचियों का विकास करना। और ये तीनों चीजें हैं। इन तीनों चीजों में एक में उनकी थिंकिंग की बात है, एक में उनकी थिंकिंग की बात है, एक में उनके एटीट्यूड की बात है, और एक में उनके एप्टीट्यूड की बात है। और बालकों में, जब आप बालकों को विज्ञान सामान्य कक्षा शिक्षण में पढ़ा रहे हो, औपचारिक कक्षा शिक्षण में जब आप बच्चों के साथ विज्ञान की विषय वस्तु की बात कर रहे हो, तो वहां पे बालक के अंदर इतनी विज्ञान के अंदर रुचि नहीं बन पा रही है, इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं बन पा रहा है, अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण नहीं बन पा रहा है। लेकिन आप उन्हें विज्ञान क्लब के कार्यों से जैसे ही आप जोड़ते हो, एक बच्चा जो क्लास में, विज्ञान की क्लास में गंभीरता से लग करके नहीं बैठा है, आप उसे उठा करके कि चल विज्ञान क्लब में तेरे को शामिल कर लेते हैं और अपन मौसम के अनुसार मौसम का हाल जानने के मौसम मापी यंत्र के साथ काम करेंगे, या बारिश मापी यंत्र के साथ काम करेंगे, या हम विज्ञान फेयर की, साइंस के मेले की योजना बनाएंगे, साइंस फेयर की योजना, ध्यान को। इसीलिए तीनों में विज्ञान क्लब को मैंने सबसे पहले पढ़ाया है कि विज्ञान क्लब का ही ये जिम्मा होता है कि उस विद्यालय में चलने वाले समस्त विज्ञान से जुड़ी गतिविधियों, चाहे वो विज्ञान के मेले हों, चाहे वो विज्ञान की क्विज हों, चाहे वो विज्ञान से जुड़े कोई भी कार्यक्रम हो, उस सबका आयोजन यही करती है, साइंस क्लब ही करता है।
तो आप ऐसे विज्ञान के मेले में, वो बच्चा जो क्लास में बैठ के काम नहीं कर रहा है, आप उसे विज्ञान के मेले से जोड़ेंगे, विज्ञान की क्विज से जोड़ेंगे, उससे बड़ा मजा आएगा। लेकिन उस बच्चे को ये पता नहीं है कि विज्ञान मेले से जुड़ करके, विज्ञान क्विज से जुड़ करके भी वो विज्ञान ही पढ़ रहा है, लेकिन वहां रुचि के साथ पढ़ रहा है, वहां गतिविधि के साथ पढ़ रहा है, लेकिन वहां पे भी विज्ञान शिक्षण का एक उद्देश्य पूरा हो रहा है। विज्ञान मेले में जब आप, अभी हम जब विज्ञान मेले को पढ़ेंगे, साइंस फेयर को अगले उसमें, तो विज्ञान मेले में जब बालक नए नए वैज्ञानिक मॉडल्स, चित्र, चार्टों को देखता है, वहां पे उसके वैज्ञानिक इन तीनों चीजों का विकास होता है। उसके थिंकिंग का, आपके अंदर एक साइंटिफिक थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए, वैज्ञानिक चिंतन होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए, और आपका एप्टीट्यूड यानी कि आपकी रुचि वैज्ञानिक होनी चाहिए। इन तीनों का विकास सबसे प्रमुखता से करता है। चौथा बालकों में सृजनात्मक एवं रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। सृजनात्मक एवं रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। आप बच्चे को वैसे ही उठा करके क्लास में से, आप बच्चे को वैसे ही घुमाने के लिए, आप साइंस के म्यूजियम में आप बच्चे को ले जा रहे हैं, वहां पे बच्चा जाकर के वहां हंगामा कर रहा है, शोर शराबा कर रहा है, इसके बावजूद वहां पे बच्चा विज्ञान को सीख रहा है। वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो सीखने के दृष्टिकोण से गया ही नहीं है, लेकिन आप उसे विज्ञान के चित्र, चार्ट, मॉडल, कई अलग अलग सारे वो दिखाएंगे। अगर आप ऐसे किन्हीं लोगों को अहमदाबाद जाने का अगर अवसर मिला हो, और अहमदाबाद में अगर आपने साइंस सिटी अगर आपने देखी हो, साइंस सिटी देखिए, हाँ, वो साइंस सिटी सच में एक इतना शानदार एक स्थान है, और वहां पे काफी लंबे चौड़े एरिया में वो बनी है साइंस सिटी। आप वहां साइंस सिटी में किसी भी व्यक्ति को ले जाए, किसी बालक को आप ले जाए, वहां देखेंगे, जब भी आप जाएंगे, वहां पे स्कूलों की गाड़ियां आप किसी भी टाइम में जाएंगे, स्कूलों की गाड़ियां वहां पे उतरती हैं। और मुझे जिस टाइम पे जाने का अवसर मिला था वो दिसंबर का टाइम था, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में एक छुट्टियों में मैं एक बार गया, 2 साल पहले। और संयोग ऐसा था कि वो चूंकि विंटर वैकेशन का टाइम सब जगह होता है, मैं अचंभित रह गया, वहाँ कितने सारे स्कूलों की ट्रिप वहाँ पर थी, और इतनी सारी ट्रिप बच्चों गाड़ियों की गाड़ी। और वहाँ जाकर के जब हम गए तो ऐसा कोई खंड नहीं था, ऐसा कोई भाग नहीं था उसका जहाँ पे बच्चे, स्कूल के बच्चे थे, उछल कूद हंगामा, और इस मॉडल से लटक के उस मॉडल, बड़ा उनको मजा आ रहा था। जहाँ खड़े हो गए कांच के सामने तो गायब हो जाते हैं, है ना, और मिरर इस तरीके से लगा रखे तो बड़ा उनको मजा आ रहा था। वो ऐसी कई सारी गतिविधियां कर रहे थे। जो आप विज्ञान के ऐसे ऐसे आविष्कार आप देखोगे कि आप सच में सोचोगे कि यार ये तो हमने भी पहली बार सुना है। मैं खुद साइंस मैथ का हूँ, फिजिक्स में पढ़ा हुआ हूँ, MSU, लेकिन मैं जाकर के वहाँ इतनी सारी चीज मैं खुद अचंभित रह गया, ये मॉडल कितना शानदार तरीके से बनाई है। तो आप सोच के देखिए, बच्चे जो उसको रुचि जिज्ञासा के साथ देख रहा है, अब भले वो वहाँ पे कोई नोटबुक लेकर के नहीं गया है, लेकिन वो सारी चीजों को देख रहा है, क्या वहां से कुछ वो सीख करके लौटेगा? क्या अपना कोई चिंतन लेकर के लौटेगा? अरे चिंतन को छोड़ो, चिंतन को भाड़ में जाने दो, जिज्ञासा तो लेके लौटेगा, जिज्ञासा तो होगी और रुचि तो होगी। और विज्ञान क्लब के उद्देश्य गठन के पीछे यही उद्देश्य होता है कि बच्चा जो पाठ्य क्रियाओं से नहीं सीख पा रहा है, जो रुचि या जो एक एटीट्यूड नहीं आ पा रहा है, उसकी थिंकिंग नहीं बन पा रही है, वो चिंतन उसके माध्यम से बने, उसे लगे। और ये सारी चीजें हम अपने यहाँ साइंस फेयर पूरा करके थोड़ा सा कुछ सीमा तक बैलेंस करते हैं। साइंस फेयर में जब भी साइंस फेयर स्कूलों में लगता है, आप देखो क्लास के बच्चे बड़े, जो क्लास में नॉर्मली नहीं पढ़ते ना, वो भी बड़े उत्साह के साथ लग जाते हैं। चित्र चार्ट मॉडल बनाए, उनको बड़ा मजा आता है। तो वो जो चित्र चार्ट क्लास में तो पढ़ नहीं रहा है, और आप उसको बोलो कि देख रहा हूँ तेरे को, तू बहुत मस्ती कर रहा है, मॉडल बनाने का मैं तो बड़ी मस्ती ले रहा है। अरे वो आप उसको डांटने की बात ही नहीं, उसमें भी विज्ञान सीख रहा है। वो हर गतिविधि उसको कहीं विज्ञान की तरफ ले जाएगी, और नहीं तो उसकी रुचि को ले जाएगी, उसके चिंतन को ले जाएगी, या उसके दृष्टिकोण को ले जाएगी। तो बालकों में सृजनात्मक और रचनात्मक गतिविधियों का प्रदर्शन वो आगे साइंस फेयर आएंगे वहां पे दिखाएगा। चौथा लिखो, 5वां लिखो, बालकों को क्रियाशील अधिगम
बालकों को क्रियाशील अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। क्रियाशील अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। क्रियाशील अधिगम जहां पे बच्चा एक्टिव रह करके, ये ध्यान को अधिगम की शर्त होती है। एक अधिगम वो जो निष्क्रिय रह करके किया जा रहा है, जैसे कि आप अभी कर रहे हो, लेकिन आपकी चूंकि कंपटीशन की क्लास है, अगर यही सामान्य विद्यालय की क्लास हो तो अधिगम का ये सबसे दुर्बलतम तरीका होता है, सबसे कमजोर तरीका ये होता है, जहां पे एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चे बैठ करके उसको सुन रहे हैं या तथ्यों का संग्रहण करें। ये सबसे कमजोर तरीका होता है, ये निष्क्रिय तरीका होता है सीखने का। पर अपना अपना जो काम है, अपना काम तो दूसरा इसलिए क्योंकि अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यही प्रणाली अगर विद्यालय में चल रही है सीखने सिखाने की, तो समझ लो आपका सिखाने का तरीका सबसे कमजोर है। एक बार छठवां लो, इसको मैं विज्ञान क्लब के सदस्यों को किस आधार पर लिया जाता है? क्यों आधार नहीं, कोई इसको कोई परीक्षा टेस्ट थोड़ी देना है, इसको कोई परीक्षा टेस्ट थोड़ी देना है। आप विज्ञान शिक्षक के तौर पे आप स्वतंत्र हैं कि आप बच्चों को किन बच्चों को लेना चाहते हैं, और ये आप समझ रहे थे को ये कॉमन सेंस की बात है। चूंकि आपके लिए कुछ कार्य निर्धारित हैं विज्ञान क्लब के तौर पे, अभी हम लिखेंगे कि विज्ञान क्लब ये काम करेगा, वो काम करेगा, वो काम करेगा। और मुझे मालूम है कि मैं, मान लीजिए आपकी क्लास है वो 9th और 10, मैं विज्ञान का टीचर हूं, मुझे मालूम है कि किस किस बच्चों को मैं लूं जिससे वो कार्यों का निष्पादन प्रॉपर तरीके से हो सके। ये तो मुझे भी तो ध्यान में रखना है, नहीं रखना है। मैंने कोई ऐसा गधेड़ा ले लिया जो क्लास में भी परेशान करता और उसमें और परेशान कर रहा है जबरदस्ती, तो ऐसा व्यक्ति मैं क्या लूंगा? तो जैसे इसमें कोई ऐसा मापदंड, ऐसा कोई निर्धारित मापदंड नहीं है, कैसे कैसे निर्धारित मापदंड के हिसाब से चलेंगे। चले, बालकों के अंदर मौलिक चिंतन, तार्किक दृष्टिकोण, अमूर्त चिंतन का विकास करना। विज्ञान शिक्षक अपनी तरफ से स्वतंत्र है, वो किसी को भी सदस्य ले। मौलिक चिंतन, नया सोचे, तार्किक दृष्टिकोण है, तार्किकता से सोचे, अमूर्त ऐसा सोचे। विज्ञान और गणित की प्रवृत्ति वैसे भी अमूर्त सोचने की होती है। एक वैज्ञानिक जिस दिन ये कल्पना करता है कि ऐसा कुछ बनाया जा सकता है जो ऐसा होगा, उसने अमूर्त चिंतन उस दिन कर लिया होता है। और किसी भी नए आविष्कार के होने का सबसे पहला चरण होता है कि उसके बारे में सोचा जाए कि ऐसी कोई चीज होगी। ये सबसे पहला चरण होता है, ये अमूर्त का ऐसी कोई चीज होगी जो उड़ेगी। ये जिस दिन किसी व्यक्ति ने सोचा होगा, ये अमूर्त चिंतन उसको उस दिशा में लेकर के गया होगा। क्योंकि फिर सारी कार्रवाई, सारी जो तैयारी जो चलेगी, सारी प्रिपरेशन चलेगी, सारा शोध चलेगा, वो सब उसी चीज को लेकर के चलेगा कि कौन कौन सी चीज ऐसी है। अगला लिखो, विज्ञान के नवीनतम, कौन से क्रम का है, कितने हो गए? 7वां। विज्ञान के नवीनतम आविष्कारों, खोजों से अद्यतन रहना। अद्यतन यानी कि अपडेट रहना। विज्ञान में निरंतर, क्योंकि विज्ञान की प्रकृति हमने कल लिखा था, विज्ञान की प्रकृति तो गत्यात्मक है। गत्यात्मक मतलब बदलती रहने वाली है, तो हर रोज कुछ ना कुछ नया। और ये जो विज्ञान क्लब ये जो काम करेगा, ये पूरे विद्यालय को परिचित रखेगा इन चीजों से। मतलब ये सारा काम जो ये उद्देश्य है,
ये विज्ञान क्लब के उद्देश्य है। और इसमें ये निहित बात है कि जैसे खुद अपडेट रहेगा तो विद्यालय के बाकी के पूरे स्टाफ को, पूरे परिवार को, विद्यालय परिवार को अपडेट रखाएगा। ये चिंतन इनका हमने जो लिया है, इस चिंतन को ये ट्रांसफर करेंगे बच्चों के बीच में। और निश्चित तौर पर एक अध्यापक को चूंकि हमेशा रहना होता है तो वो बच्चों को बदल के रोटेट करेगा जिससे अधिकाधिक बच्चे इस प्रक्रियाओं से जुड़े। विज्ञान क्लब के जब आप कार्य देखेंगे उसमें आप इस चीज को पाएंगे। एक और लिख लें लास्ट में, बालकों में सामाजिक प्रवृत्ति, सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना। और ये ऐसे विकसित होगा कि बालक अन्य बालकों के साथ मिलजुल करके काम करेगा। तो मिलजुल करके काम जब भी कोई व्यक्ति करता है तो उसके अंदर सामाजिकता का विकास अपने आप होता है। एक समूह के अंदर कार्य अगर कोई भी किया जा रहा है, इसीलिए आपको याद होगा हमने जहां पे हमने प्रायोजना विधि लिखी थी वहां पे हमने इस गुण को स्वतः लिखा था कि वो सामाजिक गुणों का विकास करती है। तो जो अकेली विधियां थी वहां तो हमने नहीं लिखा, हमने आगमन में नहीं लिखा सामाजिक गुणों का विकास करती है, निगमन में नहीं लिखा। तो ये सारी विधियां जो है, सारे जो कार्य जो सामूहिक तौर पर की जाएंगे, ये विज्ञान क्लब के गठन के उद्देश्य होते हैं कि बालकों का एटीट्यूड बदले, बालकों का एप्टीट्यूड बदले। एप्टीट्यूड होता है रुचि से, एटीट्यूड होता है दृष्टिकोण। तो हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो, हमारा एप्टीट्यूड यानी कि हमारी रुचियां वैज्ञानिक हो, हमारा चिंतन वैज्ञानिक हो, हम विज्ञान के उस गतिशील पक्ष की तरफ देखें जहां रोज बदल रहा है। और एक वह व्यक्ति, ध्यान रखें, एक वह व्यक्ति रोज बदलते परिवेश से परिचित है और एक क्षेत्र के रोज बदलते उस परिवेश से परिचित है, वो अन्य क्षेत्रों में भी सदैव अपडेट रहेगा क्योंकि उसे एक हैबिट बनेगी, एक हैबिट बनती है। आपका दृष्टिकोण हमेशा एक जैसा बन जाता है, फिर आप निश्चित तौर पर उससे दूसरे एरियाज में ट्रांसफर करते हो। ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का सिद्धांत है। अगर मान लीजिए मुझे कोई पर्टिकुलर एक काम किसी तरीके से करने की आदत है, मैं अगर मान लीजिए अपने पिताजी के रोज चरण छू करके निकलता हूं सपोज, तो निश्चित तौर पर ये स्वाभाविक तौर पर ये आदत मेरी ट्रांसफर होगी। मुझे जब भी कोई दूसरे बुजुर्ग दिखेंगे तो उनके पैर छूऊंगा, वो ट्रांसफर होती है। उन जैसे नियमित नहीं छूऊंगा लेकिन उस भाव से उनको देखूंगा। इसलिए हम कई बार जनरली बोलते हैं कि संस्कार घर से प्रारंभ होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने बालकों को अपने घर में इन संस्कारों, इन नियमों से बांध करके चलते हैं, इसका फायदा अंततोगत्वा वो उनको लास्ट में उन्हीं को मिलता है। मैं ऐसे गार्जियन से कई बार स्कूलों में तो जूझती रहती है, ऐसे कई सारे गंवार आते रहते हैं जिनके बच्चों से अध्यापक ने कुछ कहा होता है और वो आकर के अध्यापकों से देखने आते हैं, लड़ने आते हैं कि कौन सा मास्टर था जिसने मेरे बच्चे को कुछ कहा। मैं ऐसे न जाने कितने सारे गार्जियंस को, आप सोच नहीं सकते हैं, न जाने ऐसे कितने सारे गार्जियंस को मैं बहुत अच्छे से उनको झंझोड़ चुका हूँ, हिला चुका हूँ उनके दिमाग को। मैंने कहा कि तू आज इस बच्चे के दिमाग से ये डर खत्म करने आया है कि ये मास्टर ने तुझे मारा, इस मास्टर को मारने के लिए मैं हूँ डर करता हूँ। ये लड़का एक दिन तेरे में जूते लगाएगा, उस दिन तेरे को बचाने वाला कोई नहीं होगा। और आप यकीन कर, आप बच्चों के दिमाग से ये भय खत्म कर देना। इवन मैं तो परिवार तक में ये बात बोलता हूँ, परिवारों तक में मैं, जैसे कई बार घर परिवार में ऐसा होता है कि एक बच्चा मान लीजिए अपने चाचा से डर रहा है, तो उसकी जो माँ होती है यानी कि उस चाचा की जो भाभी है, वो कई बार के मतलब मेरी तो इतनी मानता नहीं, चाचा की मानता है, तो वो उसको चाचा से अलग करती है। वो उसको बोले वो, क्योंकि वो अपने देवर से यानी कि अपने देवर से अलग करती है। और करते करते वो उसके दिमाग में ये बिठा देती है कि ये मतलब हमारी फैमिली एक अलग है सेटअप और ये तो अलग एक वो है। वो उसके दिमाग से डर खत्म करती है। एक दिन वो उसी से बदतमीजी करता है। उसके लिए ये जरूरी है कि वो अपनी इज्जत कराना चाहती है तो उसके दिमाग में परिवार के बाकी लोगों का भय बनाए रखे। ये सब जगह लागू होती है, एक चीज सब जगह ट्रांसफर होती है। चले तो हम विज्ञान क्लब के कार्यों पे बात करेंगे। लाइन चेंज करें। स्पष्ट है कि विज्ञान क्लब के गठन, स्पष्ट है कि विज्ञान क्लब के गठन
में निहित उद्देश्य, विज्ञान क्लब के गठन में निहित उद्देश्य विज्ञान विषय के ही उद्देश्यों की, विज्ञान विषय के ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। माध्यमिक स्तर पर गठित इस विज्ञान क्लब के निम्नलिखित कार्य होते हैं। इस विज्ञान क्लब के निम्नलिखित कार्य होते हैं। और विज्ञान क्लब के कार्य, शीर्षक डालो विज्ञान क्लब के कार्य। विज्ञान क्लब के कार्य। विद्यालय में विज्ञान मेले या प्रदर्शनियों का आयोजन। प्रदर्शनियों का आयोजन। विद्यालय में विज्ञान मेले, प्रदर्शनियों का आयोजन। विद्यालय में विज्ञान से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों जैसे वाद विवाद, सेमिनार, गोष्ठियां, क्विज, या अन्य आयोजनों का उत्तरदायित्व। ये जो सारे काम होंगे, ये सारे काम विद्यालय में जब भी आयोजित होंगे विज्ञान क्लब आयोजित कराएगा। परिचर्चाएं, एक और शब्द आ गया परिचर्चाएं। इसे लिख लेना, वाद विवाद, परिचर्चा लिख लेना, कहीं भी शामिल कर लेना। परिचर्चाएं, परिचर्चाएं। और परिचर्चा मुझे इसलिए याद आ गई कि मैं आज सुबह ही वो ईवीएस की उसमें पढ़ा रहा था परिचर्चा। उस समय मैं सोच रहा था कि शायद आपके में, आज सुबह में पढ़ा रहा था पैनल परिचर्चा, तो उस समय मैं सोच रहा था कि शायद आपके में पैनल परिचर्चा होगी, पर आपके में पैनल परिचर्चा है नहीं, आपकी गतिविधियों में है नहीं। तो मुझे याद है कि शायद ये गत वर्ष पैनल परिचर्चा आपके में थी, गत वर्ष के। और ये हम जो पढ़ रहे हैं नवीन सिलेबस से पढ़ रहे हैं, और अभी जो नवीन सिलेबस है उसमें पैनल परिचर्चा नहीं है। इससे पिछली जो सेकंड ग्रेड हुई थी उससे पैनल परिचर्चा थी। तो मैं उसमें सोच रहा था कि शायद पैनल परिचर्चा आपके में है। तो लेकिन परिचर्चा जो होती है ना, मैं अभी आपको बताता हूँ, इसको कहीं भी शामिल कर लो, मैं इस पर कर लेता हूँ और इसको एक बार समझ लो। दर्शकों को विज्ञान पढ़ाने का ये भी एक बड़ा अच्छा वो होता है तरीका, परिचर्चा जो होती है ना, पैनल डिस्कशन। मैं एक बार बता देता हूँ, जितने भी डिबेट्स होंगे साइंस से जुड़े,
वो सारे विज्ञान क्लब कराएगा। सेमिनार, आप समझते सेमिनार होती है जिसमें किसी विशेष मैसेज के साथ आप एक इस प्रकार की मीटिंग का आयोजन कराते हैं जहां पे कुछ लोग आकर के आपको मार्गदर्शन देते हैं, वो सेमिनार होती है। गोष्ठियां, जहां पे विचार विमर्श होता है, जहां पे भाषणबाजी नहीं होती, विचार विमर्श होता है। परिचर्चा, पैनल, इसका पूरा नाम होता है पैनल परिचर्चा, जिसमें एक पैनल होता है, पैनल विशिष्ट लोगों का पैनल, मतलब जो विज्ञान की किसी पर्टिकुलर विषय वस्तु के या पर्टिकुलर प्रकरण के जानकार होते हैं, वो विद्यार्थियों को सामने बिठा करके उनके सामने डिस्कशन करते हैं। विद्यार्थी उस डिस्कशन को केवल देख रहे होते हैं और देख करके अच्छे से सुन करके दो काम कर रहे होते हैं। वो जो 4-5, क्योंकि पैनल परिचर्चा में जब लिखाते हैं इसको, तो पैनल परिचर्चा का एक नियम होता है, अगर आपने पिछले साल तक अगर आपने पढ़ा हो, अगर आप में से किसी ने पैनल डिस्कशन को उस समय लिखा होगा, पैनल डिस्कशन का एक नियम होता है कि पैनल डिस्कशन में 4 से 8 पैनल के सदस्य होते हैं जो मंच पे अर्धवृत्ताकार बैठेंगे। पैनल डिस्कशन तो मैं आपको, अरे आप टीवी पे देखते हो डिबेट आती है, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं उसमें, वो जो उस डिबेट का आयोजक होता है, एंकर, वो उनसे सबसे ज्यादा लड़ रहा होता है, जबकि उसका काम है उस पूरी डिबेट को नियंत्रित करना। जो डिबेट का, उसका जो डिबेट जो होती है वो एक्चुअल पैनल डिस्कशन है। वो पैनल डिस्कशन में आप विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें, विज्ञान की पर्टिकुलर कोई एक विषय वस्तु है, उनको पैनल सदस्यों को दे दी है, 4 से लेकर के कम से कम 4 और अधिकतम 8 सदस्य उसमें होते हैं। एक उनके साथ अध्यक्ष बैठा होता है, अध्यक्ष वो भी विषय का विशेषज्ञ होता है। उसका काम होता है पूरी परिचर्चा को विषय वस्तु तक सीमित रखवाना। जो उनमें आपस में वाद विवाद हो रहा है कंटेंट को लेकर के, वो कंटेंट को लेकर के ही बना रहे, ऐसा वाद विवाद ना हो जाए पर्सनल हो जाएगा, तू बाहर में लिए तेरे को देखूंगा, तूने मेरी बात काटी है, ऐसा नहीं हो ना। तो वो परिचर्चा, और विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी उस पूरे डिस्कशन को देखते हैं और अपने नोट्स सुन करके नोट्स बनाते हैं, साथ साथ उस प्रकरण से जुड़े और उनके डिस्कशन को सुन करके उनके दिमाग में जो प्रश्न उपजते हैं उन जिज्ञासा प्रश्नों को लिखते हैं। विद्यार्थी 2 काम करते रहते हैं, जो तथ्य उनको डिस्कशन में से लग रहा है कि हाँ ये नोट करने लायक है, उसको ये ध्यान को। पैनल परिचर्चा उच्च कक्षाओं के लिए, माध्यमिक या उच्च कक्षाओं के लिए बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है, विज्ञान शिक्षण के लिए बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। तो जब परिचर्चा समाप्त हो जाती है तो जो विद्यार्थी जिन्होंने तथ्यों का संग्रहण किया, साथ ही साथ अपने जिज्ञासा प्रश्न पूछे, वो अपने जिज्ञासा प्रश्नों को अंत में पैनल डिस्कशन होता है 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का। पैनल डिस्कशन के एंड में अपने जिज्ञासा प्रश्नों को बच्चे पूछते हैं, जिसका जवाब पैनल डिस्कशन के सदस्यों को देना होता है। तो इस प्रकार किसी विषय वस्तु का जो शिक्षण जो होता है, अब आप ये देखें, ये परंपरागत शिक्षण तो नहीं है, पाठ्य साक्षरात्मक गतिविधि हम मान रहे हैं इसको, परंपरागत शिक्षण का तो नहीं है, लेकिन इसने बच्चों को अच्छे से विज्ञान सिखाया, अच्छे से विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा किया। ये औपचारिक शिक्षण से हट करके है। तो सेमिनार है, गोष्ठियां हैं जहां विचार विमर्श हो रहा है। गोष्ठियां, आप 10-5 लोग बैठ गए और 10-5 लोग बैठ करके अपनी फालतू की गप्पे नहीं लड़ा रहे हो, विज्ञान के किसी प्रकरण पर अपने अपने संदर्भ स्रोत से बात कर रहे हो। दर को यही काम परिचर्चा में होता है, यही काम गोष्ठियों में होता है। परिचर्चा गोष्ठियों में जो विशेषज्ञ जो चर्चा करते हैं उनका अपना 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 रेफरेंस बेस्ड होता है। मैंने कौन कौन सी पुस्तकों से पढ़ा है, आपने कौन कौन सी, और आप मुझे मान लीजिए विज्ञान को कोई तत्व बता रहे हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ गुरुजी इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से देखो, आप ये देखो, इस पुस्तक में देखना, इस पुस्तक में ये चीज ऐसे दे रखी है, तो आप कह रहे कि नहीं आप इस पुस्तक नहीं, इस पुस्तक में देखो। मैं बोल रहा हूँ मेरी पुस्तक प्रमाणिक है, आप कह रहे हैं आपकी पुस्तक प्रमाणिक है। और मैं समझ रहा हूँ कि टकराव प्रमाणिकों में कभी नहीं होता है, 99% केस में टकराव होता है प्रमाणिक और अप्रमाणिक में। अप्रमाणिक जो अपने स्तर से अपना दिमाग लगा करके ऐसे लोग छाप देते हैं जिनकी रिसर्च जो है, कई लोगों के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, कई लोग डॉक्टर लगा घूम रहे। और मैं ऐसे कई सारे डॉक्टरों से मिला हूँ, पीएचडी की बात कर रहा हूँ, पीएचडी वाले डॉक्टर से, ऐसे कई सारे डॉक्टरों से मिला हूँ कि उनको ये पता नहीं कि उनको पीएचडी के पूरे टाइम में उन्होंने किया क्या था, पीएचडी लिया है। तो ऐसे फिर वो छाप रहे हैं, कुछ किताबें बना रहे हैं। क्विज आप जानते ही हो, साइंस क्विज तो हमारे इसमें भी, साइंस क्विज अभी हम करेंगे, और या अन्य कोई आयोजन, इन सब का जो आयोजन होगा, इन सब का आयोजन आपकी कौन करेगी, विज्ञान क्लब करेगी। तीसरा देखो, तीसरा प्रमुख कार्य
विद्यालय परिवार को, तीसरा कार्य, कुछ पूछ रहा है बेटा, कोई बात बताओ, कोई जिज्ञासा तो पूछो मेरे से। कोई जिज्ञासा नहीं, कुसूर पूछ रहे तो लिखो, फिर लिखो, विद्यालय परिवार को, विद्यालय परिवार को अंडरलाइन करो आगे, मौसम से जुड़ी, विद्यालय परिवार को मौसम से जुड़ी विभिन्न सूचनाओं, मौसम से जुड़ी विभिन्न सूचनाओं जैसे तापमान, जैसे तापमान, कौमा वायु दाब, कौमा आर्द्रता, आर्द्रता यानी कि नमी, आदि की सूचनाओं को संग्रहित करके, आदि की सूचनाओं को संग्रहित करके अवगत कराना, अवगत कराना तथा मौसम के किसी भी पूर्वानुमान, तथा मौसम के किसी भी पूर्वानुमान की सूचना देना। यह भी काम विज्ञान क्लब का होता है। तो इसके लिए विज्ञान क्लब के पास क्या होता होगा, आज का टेम्परेचर कितना, आज का वायु दाब कितना, आज मॉइस्चर का क्या लेवल है, आज बारिश की क्या, तो जो मौसम, अब इस काम को कहां से करेगा विज्ञान क्लब, कहां से करेगा। टेम्परेचर नापने के लिए टेम्परेचर थर्मामीटर तो विज्ञान क्लब में होता ही होता है, वायु दाब मापने का यंत्र होता है आपके पास, मौसम की संभावनाओं को, बारिश होगी कि नहीं होगी, इस चीज को वो अपना जो एक कंट्रोल रूम रहता है, उस कंट्रोल रूम से कनेक्ट रह करके वहां से मौसम की, क्योंकि इतनी सारी सूचनाएं तो वो स्वयं अपने पास रख नहीं सकता। हर एक माध्यमिक विद्यालय में इतने बड़े बड़े ऑपरेटर्स तो होते नहीं है कि वो पूर्वानुमान भविष्यवाणियों को कर सके। हाँ, लेकिन वो कनेक्ट रहेंगे, और कनेक्ट रहेंगे उच्च स्तरों से, और वहां से सूचनाएं लेकर विद्यालय परिवार को अवगत कराएंगे। लेकिन टेम्परेचर है, वायुदाब है, मॉइस्चर है, इसका लेवल वो अपने स्तर से पता लगा के विद्यालय परिवार को बताते हैं। अगला इंपोर्टेंट देखें, जो विद्यालय और समुदाय, जो लोकल समुदाय है उस गांव का, उससे जुड़े जितने भी कार्यक्रम होते हैं जिनका संबंध विज्ञान से, कहीं ना कहीं विज्ञान और पर्यावरण से होता है, चाहे वो स्वच्छता के कार्यक्रम हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी चेतना के कार्यक्रम हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी चेतना की रैलियां हो, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित रैलियां हो, उन सबके आयोजन को ये विज्ञान क्लब संपादित करेगा। लिखे, विद्यालय तथा समुदाय से जुड़ी, विद्यालय तथा समुदाय से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, विद्यालय तथा समुदाय से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे महामारियों के प्रति चेतना, जैसे महामारियों के प्रति चेतना, कौमा स्वास्थ्य के प्रति चेतना, स्वास्थ्य के प्रति चेतना, कौमा स्वच्छता से जुड़े मुद्दे, स्वास्थ्य के प्रति चेतना, कौमा स्वच्छता से जुड़े मुद्दे, स्वच्छता से जुड़े मुद्दे, कौमा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारियां, कौमा रैलियां आदि में सहभागिता सुनिश्चित करना।
आदि में सहभागिता सुनिश्चित करना, आदि में सहभागिता सुनिश्चित करना। तो विद्यालय की तरफ से इनका जिम्मा होगा कि इन सब चीजों को करें और करवाएं। तो रैली, अच्छा रैली में अकेले ये नहीं जाएंगे, अगर कोई रैली निकल रही है स्वास्थ्य को लेकर के चेतना। अभी कोरोना के टाइम में, आपको पता है कोरोना के टाइम में तो बच्चों ने जाना बंद कर दिया था, बच्चों को बंदी कर दिया था, लेकिन समय समय पर आपको पता है कोई ना कोई रैली स्कूल से निकलती रहती है, कोई ना कोई रैली। उस रैली में स्कूल के बच्चे जाते हैं, और अगर उस रैली का उद्देश्य स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण, इनसे जुड़े मुद्दे हैं, तो उसमें विज्ञान शिक्षक और विज्ञान क्लब का बड़ा रोल होता है, वो प्रभारी के तौर पर जाती है। तो केवल वो 20 सदस्य केवल वही नहीं जाएंगे, जाएगा तो पूरा विद्यालय या जितना प्रिंसिपल भेजेगा, लेकिन उनको लीड करेंगे, उनको दिशा देंगे वो साइंस क्लब के लोग, साइंस क्लब का टीचर, प्रभारी जो है। और अगला बिंदु लिखो, विज्ञान विषय से जुड़ी, विज्ञान विषय से जुड़ी, विज्ञान विषय से जुड़ी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों, विज्ञान विषय से जुड़ी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों जैसे चित्र, जैसे चित्र, चार्ट, मॉडल, चित्र, चार्ट, मॉडल या अन्य उपकरणों का निर्माण करना, या अन्य उपकरणों का निर्माण करना। ये भी साइंस क्लब का काम होगा। जितने भी आप अपने कोर्स में, पाठ्यक्रम में जो जो कंटेंट है और उन्हें पढ़ाने के लिए जो जो शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां जिसकी हमने उस दिन बात की थी, उसका निर्माण अगर विद्यालय स्तर पर जिन जिनका हो सकता है उनका निर्माण कराना है, तो वो भी साइंस क्लब की देखरेख में होगा। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम कि आपके विद्यालय में अगर साइंस की प्रयोगशाला है, तो प्रयोगशाला में जो उपकरण है उनके रख रखाव और वो सारी जो सावधानियां, जो सब काम होगा, सुरक्षा उपकरण, उन सबकी जिम्मेदारी भी साइंस क्लब की होगी। देखिए अगला लिखे, विज्ञान की प्रयोगशाला, विज्ञान की प्रयोगशाला के उपकरणों, विज्ञान की प्रयोगशाला के उपकरणों के रख रखाव तथा सुरक्षा संबंधी, सुरक्षा संबंधी उपायों पर दृष्टि रखना, पर दृष्टि रखना, यह भी काम साइंस क्लब का होगा। और एक और लास्ट काम साइंस क्लब का होगा, एक लास्ट काम और बोल दूं, फिर उसके बाद आपको कोई प्रश्न है बताओ, पूछ रहे कुछ? एक और लास्ट काम होगा कि विद्यालय में, सुने, विद्यालय में समय समय पर यदि कोई विज्ञान से जुड़ी कोई ऐसी फिल्म है जो विज्ञान के प्रति चेतना जागृत करती है, या कोई अभिनय या कोई ड्रामा अगर वो करना है, ऐसा कोई आयोजन है जो आनंददायी तरीके से वो भी विज्ञान के संदेश को प्रसारित करेगा, वो भी विज्ञान के उद्देश्य को एक सीमा तक पूरा करेगा, अगर ऐसा कोई आयोजन है, विज्ञान से जुड़ी फिल्मों का, चलचित्रों का, डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन है, कोई प्ले, ड्रामा, उसका भी आयोजन ये विज्ञान क्लब करेगा। लिखे विज्ञान से जुड़ी फिल्मों के समय समय पर प्रदर्शन
तथा विज्ञान की प्रगति को दर्शाने वाले नाटक अभिनय आदि का आयोजन। विज्ञान की प्रगति को दर्शाने वाले नाटक अभिनय आदि का आयोजन, ये भी सब विज्ञान क्लब करेगा। तो बस इसमें आपका जो प्रश्न बनेगा, एक अगर प्रश्न आपका बनता है तो एक प्रश्न बनेगा आपका, और वो प्रश्न आपका ये जितनी चारों जो गतिविधियां हम लिखने वाले हैं, विज्ञान क्लब है, विज्ञान प्रदर्शनी है, इनमें से दो प्रश्न कभी नहीं आएंगे। अगर बनेगा तो एक ही प्रश्न आएगा, वो किसी भी से आ सकता है। साइंस क्लब से ज्यादातर संभावना है। क्यों? क्योंकि साइंस क्लब बाकी के सारे कार्यों की जननी साइंस क्लब है। बाकी के जो साइंस फेयर है, साइंस की क्विज है, वो सब इसी के कामों में से हैं, इसलिए ज्यादातर प्रश्न साइंस क्विज में से बनता है। तो आपको इसके दोनों चीजों पे याद रखनी है, इसके गठन के उद्देश्य क्या है, और आप इन कामों को देख करके आप सोचो, जो काम हमने बताए हैं, जो काम हमने विज्ञान क्लब के बताए हैं, क्या इन सब कामों में विज्ञान सीख रहा है बच्चा? एक बार आप थोड़ा सा पढ़ के देखो तो सही, जरा इस आपने लिख तो लिया, क्योंकि आप तो ऊंट की तरह पढ़ते हो, एक साथ सारा कंटेंट चबा जाओ और बाद में घर पे जुगाली करके देखते रहेंगे कि क्या था क्या नहीं था। ऊंट ऐसे ही तो जीता है। एक बार पढ़ के थोड़ा सा मनन तो किया करो कि क्या, ऐसा तो नहीं है कि विज्ञान शिक्षण में पॉलिटिकल साइंस लिखा दी हो मैंने। अरे तुम तो ऐसे हो, उस वाक्य को भी लिख लोगे। चेक करो एक बार, थोड़ा सा चेतना के साथ बैठा करो। मैं आपसे कई बार बोलता हूं, क्या इन सब कामों जो विज्ञान के हमने लिखे हैं, क्या इन सब कामों में विज्ञान की कोई ना कोई गतिविधि कर रहा है? क्या विज्ञान सीखेगा? क्या विज्ञान में कहीं रुचि, क्या वैज्ञानिक चिंतन, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहीं ना कहीं पैदा होगा उसमें? और इन सब कामों में बड़ी रुचि लेके काम और करेगा बच्चा, है ना? क्लास में पढ़ने में उतनी रुचि नहीं लेगा। आपने कभी देखा है? देखो स्कूल में क्लास से तुम देखना, बच्चों को दो तीन चीजों से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। क्लास में बच्चे जब भी पढ़ रहे हो, आप कभी देखना, अच्छा वो बच्चा भले पढ़ने में कितना भी अच्छा हो, एक तो बच्चों को सबसे ज्यादा जो शब्द सुहाता है ना बच्चों को, वो सुहाता है छुट्टी, नंबर एक। नंबर दो, बच्चों से आप जब भी ये सोच के देखना आप बच्चों को, दूसरा एक बड़ा प्यारा शब्द जो लगता है सबसे नंबर एक पे जो उनके लिए सबसे प्रिय शब्द होता है, जिससे उनके कान तरसे रहते हैं कि जब तुम्हारी छुट्टी है, और वो आदत तुम्हारी आज तक नहीं गई है। क्योंकि एक दिन मैंने बोला था कि आज जल्दी छोड़ देंगे, तो दो चार जने पीछे से मेरे को बार बार टोक रहे थे कि सर छोड़ नहीं रहे हो क्या। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा स्वाद है, आप कभी सारी क्लासों में अनाउंस करके आओ कि सारे बच्चे अपना बस्ता रख करके जल्दी जल्दी आ जाओ हॉल में, तो ऐसे भागते दौड़ते आएंगे कि जैसे उनको पता नहीं, भले लड्डू नहीं मिले हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मुक्ति सी मिल रही है। और मुक्ति सी आप सोचना कभी इसका साइकोलॉजिकल रीजन सोचना। आपने ऐसे कितने बच्चे देखे हैं, आपने ऐसे कितने बच्चे देखे हैं जिसके लिए घर पे अगर ये कहा गया हो कि आज तेरी छुट्टी है, और वो एकदम इतना खुश हो जाता है। आपने ऐसे कितने बच्चे देखे जिसके लिए कहा आपने कि छुट्टी, और वो टेंशन में आ गया कि छुट्टी क्यों हो गई? बहुत कम देखे होंगे, है? नहीं, आप अपने ऊपर मत घटाना, क्योंकि आप तो दूसरे दृष्टिकोण, आप तो इस दृष्टिकोण से चलते हो कि हमने पैसे दिए हैं, घर छोड़ करके या पड़े हुए हैं, तो हमको पढ़ना चाहिए। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, स्कूल की बात कर रहा हूं। बहुत कम देखेंगे आप, अपवाद स्वरूप देखेंगे। तो बच्चों को आप जैसे ही करेंगे, चलो आ जाओ ये काम करें, ग्राउंड में इकट्ठे हो जाओ, बड़ी खुशी खुशी आते हैं। अच्छा एक तीसरा, बच्चों को आप बोल दो कि कल बिना बस्ते के आना, तो नहीं कल बिना बस्ते के आना, तो बच्चे इतने आनंद में होकर के आते हैं। और अब तो नो बैग डे हो गया है, तो नो बैग डे हो गया है, बच्चे आकर के पूछते हैं कई बार, जैसे अभी नो बैग डे जब लागू हुआ पिछले साल, तब मैं स्कूल में था, डाइट में नहीं था, तो शुक्रवार को छुट्टी होने से पहले ही बच्चे घने सारे आकर के, सर कल बस्ता लाना है क्या, बस्ता लाना है क्या? अच्छा जैसे मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ नहीं लाना है, तो ऐसे उछल के जाते थे, मजा आ गया। और मैंने कह दिया कि नहीं लाना है, बस्ता लेकर के आएंगे सब।
भले गतिविधि करेंगे लेकिन बस्ता लाएंगे, तो ऐसे नानी सी मर जाती थी ऐसे। तो यानी कि उनको वो साइकोलॉजिकली सोच के उनको सारी चीजें बोझ सा लग रही हैं। हमारी शिक्षण अधिगम प्रणाली बोझ के तौर पे तो है। मजा तब आए जब स्कूल में बच्चा आनंद के साथ जैसे घर पे रहना चाहता है, वो सर से फट पड़ा करके स्कूल के लिए भागे कि नहीं स्कूल जाऊं। पर उसे पता रहता है कि स्कूल में कई सारे अमरीश पुरी और कई सारी ललिता पवार मौजूद है। बच्चा, ये मैं आपको शिक्षण अधिगम प्रणाली से जुड़ा एक मैंने बहुत कटाक्ष, बहुत वैसा व्यंग किया है और ये सच बात है। जब तक ये जो मैंने शब्दों को प्रयोग किया ना, अमरीश पुरी और ललिता पवार, इसके पीछे मेरे जो भाव नहीं था ना, उसको गौर से सोचना। बच्चा स्कूल क्यों आए, इसके पीछे ऐसे कारण आपको पैदा करने पड़ेंगे जिसमें बच्चा स्कूल आने के लिए इंटरेस्ट पैदा करे अपने अंदर। उसे स्कूल में दिखने वाले व्यक्ति अपने घर जैसे लगे। ये कॉन्सेप्ट जो आता है, वो अपने घर में क्यों रहना चाहता है? क्योंकि घर के लोग उसे अपने जैसे लगते हैं। और स्कूल से जाने से बचना क्यों चाहता है? क्योंकि उसे स्कूल वाले लोग अपने घर के लोगों से अलग। अगर स्कूल में कोई टीचर, कोई लेडी टीचर है, कोई जेंट्स टीचर, उसे घर के लोगों से ज्यादा प्यार अगर कहीं देता है, देखभाल देता है, या उसे वो करता है, तो वो स्कूल आना चाहेगा निश्चित तौर पर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मैंने तभी तो कहा कि उसे पता है कि स्कूल में कई सारे अमरीश पुरी है जो आते हैं, इसकी खिंचाई करेंगे, डांटेंगे, भले पीटेंगे नहीं। अच्छा, पीटता तो कुछ लोगों को इसलिए रुका पड़ा है कि वो आरटीए अधिनियम है, इसलिए रुका पड़ा है। अगला डालो, विज्ञान प्रदर्शनियां नंबर 2। आज सुबह मैं जब क्लास लेने के लिए आ रहा था 7 बजे, मैंने कल वो जो मोटिवेशन वाला वीडियो था वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। वो आज सुबह मैं जब निकल के आ रहा था, एक बच्ची का कमेंट था, उससे पता नहीं कोई इस साल पोस्टिंग हुआ उसका, शायद पता नहीं कहाँ की थी, पायल नाम की कोई बच्ची थी। हाँ, अच्छा क्या नाम है? कुछ भी नाम था, कुल के बच्ची थी वो। उस तक वो कमेंट डाला था। अब वो मैं तो अभी आ रहा था, शायद वो मुझे उसका कमेंट डाला था कि सर वो ये मोटिवेशन मैंने पिछले साल ऑफलाइन क्लास में सुना था, और मेरा मतलब वो मोटिवेशन से, ऐसे ही कई सारे मोटिवेशन से मेरा चयन हुआ। तो मैं थोड़ा सा अंदर से एक कहने संतुष्टि भाव से मैं था। ऐसा मैंने कई बार कहा है कि कोई चीज़ जो होती है ना, ये तैयारी को आपकी को दृढ़ करता है मोटिवेशन। वो वीडियो मैंने डाल दिया था कल, देखना आप यूट्यूब पे डाला। सुकून से देखोगे तो आपको, सुकून से देखोगे तो आनंद आएगा। चलते फिरते भागते दौड़ते देखोगे तो बटे हुए दिमाग में मत देखना। क्या पीछे से कुछ तो चबाते हुए बोलते हैं, शब्दों को बोलना तो चाहते हैं अच्छा खासा। आज कुछ सुना नहीं मेरा। सही बात तो यह है कि कल तबीयत खराब से मेरा दिमाग कल से ठिकाने से उड़ गया है। लेकिन हाँ, आज ये ठीक बात थी कि मैं आज सुबह से जो मेडिसिन में लेके आया था, फिर मैं अभी जब खाना खाने के बाद मैंने मेडिसिन ली, उससे मैं अभी आपके 2 बजे आने के लिए थोड़ा सा एनर्जेटिक सा, कल की तुलना में ठीक था। अन्यथा सुबह तो कंडीशन ऐसी हो रही थी। दवा से, कल की दवा से थोड़ा आराम पहुंचा है, तभी ये क्लास अपनी चल रही है। विज्ञान की प्रदर्शनियां, मैं इसको पढ़ लो यार। विज्ञान की प्रदर्शनियां वही है, साइंस विज्ञान की प्रदर्शनियां या मेले। और इनका क्या, ये साइंस क्लब के ही कार्यों में से एक कार्य है। इनका क्या उद्देश्य होता होगा विज्ञान मेलों के आयोजन में, बताओ? विज्ञान मेले के आयोजन में बच्चों में सबसे ज्यादा किस एक स्किल का विकास हो रहा होता हो? सृजनात्मकता। बिल्कुल पीछे से जब सृजनात्मकता का सबसे ज्यादा विकास होता है, सृजनात्मकता, रचनात्मकता का। लेकिन एक और विकास हो रहा होता, बताओ? हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये भी बात सही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होगा। और बताओ, बालक विज्ञान के मेले में जिन जिन मॉडलों का प्रदर्शन करता है ना, क्या आपने कभी महसूस किया है कि यथासंभव टीचर के द्वारा या उन बच्चों के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि किसी नवीनतम अपडेट को लेकर के? आपको याद है, मुझे याद है 2 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने एक बच्चे को, कहाँ का बच्चा था, गुजरात का बच्चा था, कहाँ का बच्चा था, उसको बुला करके दिल्ली में उसको सम्मानित किया था। उस बच्चे ने जो मॉडल बनाया, उसके मॉडल को पेटेंट करा लिया उसने। ये 2 साल पुरानी बात है, 2 या 3 साल। उसको पता नहीं अपने विज्ञान के ऐसे ही किसी मेले में एक ऐसा फ्रिज बनाया था शायद,
पता नहीं लकड़ी का या उसका, जो कूल करने में फ्रिज को भी मात दे रहा था, इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज को मात दे रहा था। और वो इतना अद्भुत उस लड़के का स्कूली बच्चा, उसका इतना अद्भुत आविष्कार था, उस आविष्कार को सराहना मिली, वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आया था और आदरणीय मोदी जी ने उसको वहाँ पे सम्मानित किया था। वो लड़का चर्चित हुआ, बाद में मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, अभी 2 साल पुरानी बात है, 2 या 3 साल पुरानी बात है। विज्ञान मेलों से निकल करके कई बार ऐसे, तो जो तीसरा उद्देश्य आपने जो दोनों बताए बिल्कुल सही थे। तीसरा होता है विज्ञान के मेले प्रदर्शनियों में जो निहित उद्देश्य होता है कि बालक इसमें विज्ञान की प्रगति से अपडेट रहते हैं बिल्कुल, और उस मेले प्रदर्शनियों को जो लोग देखने आते हैं वो भी विज्ञान की प्रगति और जो अपडेट्स जो चल रहा है नवीनतम जो है उससे अपडेट बने रहते हैं। ये विज्ञान की एक ऐसी गतिविधि है, एक ऐसी पाठ्य साक्षरतात्मक गतिविधि है जो विज्ञान के उद्देश्यों को तो पूरा करती है, साथ साथ बालकों में सबसे ज्यादा जिसका पोषण करती है वो होती है सृजनात्मकता और रचनात्मकता। ये सबसे प्रमुख एक बिंदु है, क्योंकि बालक जब भी मॉडल बनाएगा उसमें सबसे बड़ा जो उद्देश्य पूरा होगा वो सृजनात्मकता रचनात्मकता का होगा। हम इसी को लिखना शुरू करते हैं। लिखे विद्यालयों में समय समय पर एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी, ये मेरे आयोजन कराता कौन विद्यालय में? एनसीईआरटी और एससीईआरटी कराते हैं ना। अरे एनसीईआरटी और एससीईआरटी कुछ कॉमन सेंस से भी लिखा जाता है। एन फॉर नेशनल, एस फॉर स्टेट, और राजस्थान का हो गया तो आरएससीईआरटी। एनसीईआरटी का नाम तो सुना है? नहीं सुना? तो एनसीईआरटी होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एन नेशनल हट जाएगा, एस लग जाएगा तो स्टेट काउंसिल, और आर लग गया तो राजस्थान स्टेट। तो पूरा नाम जो है वो आरएससीईआरटी है। हर स्टेट में एक होती है ये, ऐसा नहीं कि शहर शहर में होती है, हर स्टेट में केवल एक होती है। ये एनसीईआरटी की प्रतिनिधि संस्था होती है राज्य की, है राजस्थान की एनसीईआरटी, वो राजस्थान की एससीईआरटी उदयपुर में है। ज्यादातर राज्यों की उनकी राजधानियों में है, लेकिन राजस्थान की जो एससीईआरटी है यही तो है। स्कूली पाठ्यक्रम को निर्धारित करने का काम इसी का होता है। और अभी 2018 के संशोधन में आप लोगों ने अगर ये पढ़ा हो अगर आपने शैक्षिक परिदृश्य अगर आपने पढ़ा होगा, उसमें आरएससीईआरटी थी। या में से जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके भी ये काम का बिंदु है कि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी ने प्रत्येक राज्य में जो अपनी प्रतिनिधि संस्था बनाई है, तो राजस्थान में जो एससीईआरटी है ये 1978 में खुली। वैसे तो 1963 से थी, तब उसका नाम दूसरा था, एसआईई था, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। बाद में रिसर्च और ट्रेनिंग भी जोड़ा, तो 11 नवंबर 1978 को मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर ये बनी एसआईईआरटी। उसका नाम था एसआईईआरटी, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और उसमें अभी 2018 में, अभी आज से 4 साल पहले 2018 में उसमें एक संशोधन किया और उसके दायरे और बढ़ा दिए, और एसआईईआरटी को, सारे स्टेटों की एसआईईआरटी को एससीईआरटी कर दिया, स्टेट काउंसिल। पहले स्टेट इंस्टीट्यूट था। तो इसका काम वही होता है। अब सरलतम भाषा में सुनो, एससीईआरटी का काम एक राज्य में वही होता है जो पूरे देश के लिए एनसीईआरटी का होता है। तो पूरे देश के लिए एनसीईआरटी का काम क्या होता है? पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना, स्टेट में ये करती है। पाठ्य पुस्तकों के लेखन कराना, स्टेट में ये कराती है। और 2018 के संशोधन से इसको एक पावर और मिल गई है। आपने अगर स्कूलों में देखा होगा, कक्षा 1 से लेकर 8 तक की किताबों पे जो लिखा रहता है ना, आप देखेंगे सब पे लिखा रहता है एससीईआरटी उदयपुर, और 9 से 12 की किताबों में लिखा रहता था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। कभी देखा? मैं कहूँगा हूँ तो देखा है, वैसे देखा नहीं है, तुम लोगों ने गौर नहीं किया है। लेकिन अब 2018 के संशोधन से ये सारा जिम्मा अब 1 से लेकर 12 तक की सबसे बड़ी संस्था पूरे राज्य में एससीईआरटी ही है। तो राजस्थान की एससीईआरटी है। बच्चों को विद्यालय में दंडित करने के लिए मना है, ये सही है गलत है? नहीं, मना तो है, ये बात तो सही है। मतलब मना है, धारा 17 आरटी अधिनियम की कहती है कि बच्चों को दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप मना करना गलत है कि क्या पूछ रहा है बच्चा? मतलब बच्चे क्या पूछना चाह रहा है, दंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए?
देखो इसको टिप्पणी को मैं इस टिप्पणी को ऐसे समझ लें, पुनर्वलन की जो परिभाषा है ना साइकोलॉजी में, उस पुनर्वलन की परिभाषा में नकारात्मक पुनर्वलन को भी महत्वपूर्ण माना गया है। आप इस बात को जानते हो कि आप इस बात को जानते हो कि कुम्हार जो होता है ना, इसको इस बात से समझ लेना, कुम्हार जो होता है वो मिट्टी के घड़े को जो बनाता है तो उसे थपथपाता है अच्छे से, तब वो एक शेप में आता है। आप जब कुम्हार से मटके को थपथपाने का अधिकार छीन लेंगे तो फिर मटका टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, जैसे कि जा रहा है। समझ गए आप? क्या? अच्छा, आप में से कुछ लोगों के हाथ अभी से ही कुछ ठोकना पीटने के लिए वो हो रहे हैं क्या? नहीं, हम और आप इस बात को, और एक आश्चर्यजनक बात मैं आपको, चलो आपने पूछ ली, एक और बता दूं, आप खुद अपने ऊपर घटाना, मैं भी घटाता हूं। हम अपने स्कूली जीवन के उस टीचर को कभी याद नहीं करते, शायद बहुत कम याद करते हुए, जिसे हमसे कभी डांटा पीटे या कुछ का ही नहीं होता है। सबसे कम याद उसी को करते हैं। शायद हम सबसे ज्यादा याद उन टीचरों को कर रहे होते हैं जिन्होंने हमको कहीं ना कहीं डांटा डपटा या ठोका पीटा होता है। और आप कभी देखना जीवन में जब भी आप सफल हो जाते हो ना, तो उसी टीचर के पास जाकर के आप सबसे पहले बोलते हो कि गुरुजी आप ठोकते पीटते रहते थे, कुछ ना कुछ करते थे, उस वजह से मैं कुछ बन गया। ये साइकोलॉजिकल बात है, गलत कह रहा हूं? बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन वो होता है जो बच्चों से हमेशा मीठा मीठा बोलता है, वो टीचर सबसे बड़ा दुश्मन। अब लिख लो दादा, लिख लो। लिखे क्या? विद्यालयों में समय समय पर एनसीईआरटी तथा आरएससीईआरटी के निर्देशानुसार विज्ञान मेलों का आयोजन किया जाता है। विज्ञान मेलों का आयोजन किया जाता है जिसका उत्तरदायित्व विद्यालय के साइंस क्लब का होता है। जिसका उत्तरदायित्व विद्यालय के साइंस क्लब का होता है। एनसीईआरटी द्वारा, फुल स्टॉप लगा लिखना, एनसीईआरटी द्वारा प्रतिवर्ष बालकों के सृजनात्मक एवं रचनात्मक चिंतन को उभारने उनकी प्रतिभा को एक उचित प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से विज्ञान मेलों या प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। इन मेलों के आयोजन के निम्न उद्देश्य होते हैं।
इन मेलों के आयोजन के निम्न उद्देश्य होते हैं। नंबर 1, बालकों में सृजनात्मक एवं रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास एवं पोषण करना, विकास एवं पोषण करना। बालकों के मौलिक चिंतन को उभार कर उसे एक वैज्ञानिक या अनुसंधानकर्ता के रूप में, उससे एक वैज्ञानिक या अनुसंधानकर्ता के रूप में आगे आने के अवसर उपलब्ध कराना। आगे आने के अवसर उपलब्ध कराना। और इसीलिए आपको पता है इनको एक नाम दिया जाता है, जब ये मेले आयोजित होते हैं ना तो बच्चों को एक नाम दिया जाता है बाल वैज्ञानिक है ना, बाल वैज्ञानिक। आप अखबार में भी समाचार देखोगे तो इतने बाल वैज्ञानिकों ने भाग लिया। वो भले वैज्ञानिक, भले उन्होंने अध्यापक की सहायता से किया है, लेकिन कुल मिलाकर के जब वो कर रहे हैं तो उनके अंदर ये वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता दोनों के रूप में आगे आने के, उभरने के अवसर मिल रहे हैं। नंबर 3, हटाओ इसको। नंबर 3, बालकों तथा अभिभावकों या समुदाय को विज्ञान की प्रगति या नवीनतम परिवर्तनों की जानकारी देना। बालकों, अभिभावकों, समुदाय को विज्ञान की प्रगति या नवीनतम परिवर्तनों की जानकारी देना। चौथा, बालकों को विज्ञान शिक्षण से जुड़े उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में ले जाना। पांचवा, बालकों को समाज या राष्ट्र के लिए
एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में डिजाइन करना। डिजाइन करना डिजाइन करना। जब बालक विज्ञान मेलों में भाग लेगा, जब बालक राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में क्या घटित हुआ है। अभी जिस दिन हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ उसके बाद जहां जहां पे कहीं विज्ञान के कहीं मेले आयोजित हुए या विज्ञान से जुड़ी गतिविधियां हुई, वहां पे बच्चों ने चंद्रयान को लेकर के मॉडल बनाए, आपको पता है। और मैं एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पे, बड़ा अच्छा वीडियो था और उसके मिलियंस में व्यूज थे। उसमें एक टीचर बच्चों को पूरा चंद्रयान का मॉडल बना करके गत्ते और उसका मेहनत से इतने शानदार तरीके से उसने वो मॉडल बनाया और उसने उसके बिल्कुल अलग अलग खंड जो है जैसे अलग अलग हुए, उसे एक एक करके बच्चों की पूरी टीम लगा रखी थी कि इस चरण में इसका ये खंड अलग हुआ, इस चरण में फिर ये आगे बढ़ा, अगले चरण में जाकर के ये खंड अलग हुआ, फिर इतना आगे बढ़ा और उतने चरण में जाकर के उसने वहां लैंड किया। वो पूरी प्रक्रिया उसने मॉडल बना करके गत्ते की और उसके इतना शानदार मॉडल और इतना शानदार एक्सप्लेन कर रहा था, लगभग आधा घंटे के लगभग का वीडियो, तो मिलियंस में व्यूज थे उसके। वो अभी रिसेंटली की बात है, चंद्रयान के 1-2 महीने के बाद वो किसी स्कूल में विज्ञान मेला आयोजित हुआ वहाँ या कोई कार्यक्रम था, वहाँ उसने वो प्रदर्शन किया। तो स्कूलों में तो जब भी कोई तो जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम अपने आप को बालकों को इस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि वो अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकता है। राष्ट्र ने इतना सब कुछ उसे दिया, वो राष्ट्र के लिए क्या कर सकता है एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे। और लास्ट लिख लो, लास्ट, बालकों के चिंतन में, बालकों के चिंतन में तार्किकता, बालकों के चिंतन में तार्किकता, कौमा कल्पनाशीलता, बालकों के चिंतन में तार्किकता, कल्पनाशीलता, अमूर्तता, जैसे गुणों को विकसित करना जैसे गुणों को विकसित करना। ये विज्ञान मेले से जुड़े प्रमुख बिंदु होते हैं। तो विज्ञान क्लब से निकलेंगे, विज्ञान मेले में ये प्रमुख तौर पे बात होगी। अगला डालेंगे विज्ञान की, साइंस की क्विज। और इसमें तो आप में से कई लोगों ने भाग लिया होगा साइंस क्विज वगैरह में। आप में से कई सारे तो साइंस फेयर में भी भाग लेकर के आए होंगे, नहीं है? हाँ, स्कूल में तो होता था, बात स्कूल में होने की नहीं है, स्कूल में तो होते ही है। आप लोग भाग लेकर के आए हो, ऐसा कुछ है क्या? अपने अगल बगल में देख रहे हो? अरे ऐसी किन्हीं गतिविधियों में भाग लिया है क्या कभी? नहीं लिया। आप ऐसे कोई ऐसा बच्चा हो निसंकोच? अच्छा वैसे बताओ, इसमें वो ये कोई उसकी बात नहीं है, साइंस क्विज में या साइंस के फेयर में या साइंस क्लब का मेंबर रहा हो या ऐसी गतिविधि में कहीं पार्टिसिपेशन किया हो? नहीं किया। अरे किया है तो जिसने किया बताओ तो सही एक बार। आपने किया? किसने भाग लिया था आपने? हाँ, साइंस फेयर में, बहुत अच्छा। तो स्कूल में, स्कूल के टाइम में तो मॉडल और वगैरह जो बनाए थे आप लोगों ने, उसमें विज्ञान के टीचर का बराबर से पार्टिसिपेशन रहा होगा आपके साथ उसने। तो जो कॉन्सेप्ट, जो आइडिया जो था कि क्या क्या मॉडल, क्योंकि सारे बच्चे, जितने बच्चों ने भाग लिया सबने अलग अलग मॉडल बनाए होंगे, तो आइडिया क्रिएटर कौन था? आप लोग थे कि टीचर था?
कुछ आप लोग और कुछ वो, यानी कि कुछ तो आप अपना आइडिया लेकर के आते थे कि ऐसा बनाएंगे, निश्चित तौर पे ज़्यादातर यही होता है ना। लेकिन जिस बच्चे ने वो मॉडल बनाया होगा जो मोदी जी की मैं अभी बता रहा था, वो उस बच्चे का मौलिक था। क्या ऐसे देश भर में और कई जगह जहाँ पे होता होगा वहाँ कई मौलिकता ऐसी आती होगी? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आती होगी ऐसे। और ये जो सारी गतिविधियां हैं, आप कुल मिलाकर के ये देखो कि हजारों बच्चे भाग लेते होंगे, उनमें कुछ तो निकल सकते होंगे ऐसे जो एकदम बिल्कुल मौलिक ओरिजिनल सोच लेकर के आए हो, और समय समय पे ऐसे ओरिजिनल सोच वाले निकले हैं। साइंस क्विज क्या होती है और ये किसका विकास करती है? प्रश्नोत्तरी साइंस क्विज जो होती है, साइंस में डिबेट भी होती है, डिबेट तो आपकी खैर उसमें लिखी नहीं है, क्विज लिखी है। साइंस क्विज क्या होती है और क्विज के माध्यम से बालकों में किस किस चीज का विकास किया जा सकता है? अरे ऐसी कोई गतिविधि जीवन में देखी नहीं है क्या? तो जो देखा होगा वो कुछ तो बहुत स्मृति में होगा, थोड़ा बहुत कि नहीं है? नहीं, बच्चियां तो बहुत सारा भाग लेती है बच्चियां। बच्ची एक भी नहीं है ऐसी। पच्चीस? अच्छा, नहीं तो आप लोगों सब सबके सब बीएससी बीएड तो हो ही सबके सब। एमएससी कितने आप में एमएससी? अच्छा, एक दो बच्चे ही हैं। हाँ, मैंने शायद कल परसों भी तो पूछा था, अब मुझे पता नहीं आप वाले कमरे पूछा था कि उस कमरे पूछा था एमएससी कितने हैं, तो एमएससी का तो कोई निकले थे। अच्छा, कुछ की रनिंग है क्या? अच्छा, आप में से रनिंग बीएड वाले यहाँ, ये तो मैं कल, रनिंग बीएड वाले कितने हैं? रनिंग बीएड वाले एक ही है, बाकी सबकी होगी बीएड? अच्छा, इसी साल हुई होगी जो अभी रिजल्ट आया है? हाँ, अभी शायद एक आध महीने पहले तो रिजल्ट आया था, एक डेढ़ महीने पहले। अच्छा, ये ऐसे ताजा ताजा वाले हैं। अच्छा। अच्छा, इतना गर्व से बता रहे हैं कि आप ताजा ताजा, जबकि ताजा ताजा वालों की नॉलेज ज्यादा अच्छी होती है। क्या? चले लेके साइंस क्विज, विज्ञान प्रश्नोत्तरी। लिखना शुरू करें एक बार। विज्ञान की अनेक गतिविधियां, विज्ञान की अनेक गतिविधियां, विज्ञान की अनेक गतिविधियां इस प्रकार की भी होती हैं, इस प्रकार की भी होती हैं जिनका संबंध, जिनका संबंध विज्ञान की पाठ्यचर्या से सीधे होता है, जिनका संबंध विज्ञान की पाठ्यचर्या से सीधे होता है, किंतु उनका आयोजन, किंतु उनका आयोजन पाठ्य साचर्यात्मक गतिविधि के रूप में किया जाता है। आयोजन पाठ्य साचर्यात्मक गतिविधि के रूप में किया जाता है। साइंस क्विज, साइंस क्विज ऐसी ही एक गतिविधि होती है
साइंस क्विज ऐसी एक गतिविधि होती है जो बालकों के साइंस क्विज ऐसी ही एक गतिविधि होती है जो बालकों के ज्ञान की गहनता, अंडरलाइन कर दिया ना, जो बालकों के ज्ञान की गहनता, सजगता, अभिव्यक्तशीलता, जो बालकों के ज्ञान की गहनता, सजगता, अभिव्यक्तशीलता, त्वरितता तथा तार्किकता आदि का परीक्षण करती है, आदि का आकलन करती है, ऐसे लिखना, आदि का आकलन करती है। आदि का आकलन करती है, आदि का आकलन करती है। ज्ञान की गहनता, सजगता, अभिव्यक्तशीलता, त्वरितता और तार्किकता का आकलन करती है। और आप देखें, आपने, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा था, आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप में से किसी ने क्विज में भाग लिया है क्या? क्विज में जब आप भाग लेते हो, क्विज तो आपने अगर भाग नहीं लिया, आपने देखी तो होंगी क्विज, वहां पे आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछे जाने का जो पैटर्न होता है ना, और उनका उत्तर देने का जो टाइम होता है, वो अलग अलग चरण में अलग अलग तरीके से निर्धारित होता है। तो इसमें मैंने जैसे आपको शुरू में लिखाया, ये एक ऐसी पाठ्यशास्त्रात्मक गतिविधि है जिसका आयोजन तो पाठ्यशास्त्रात्मक के तौर पे हो रहा है, लेकिन इसका संबंध विज्ञान की पाठ्यचर्या से है। जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न किससे जुड़े पूछे जाएंगे? सारे के सारे विज्ञान से जुड़े पूछे जाएंगे। तो इसमें कंटेंट भी काम होगा, लेकिन तरीका दूसरा है। और प्रश्न पूछना और प्रश्नों में लिए गए टाइमिंग और अलग अलग फॉर्मेट में जो क्विज होती है, उसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। प्रत्यास्मरण वाले प्रश्न भी होते हैं, व्याख्यात्मक प्रश्न भी होते हैं, उसमें अभी हम बात करेंगे। तो बालकों की ज्ञान की गहनता का पता लगता है उन प्रश्नों से, सजगता का पता लगता है बालक कितना सजग है। ध्यान को प्रश्न से, मैंने जैसे प्रश्न पूछा और जैसे मान लीजिए क्विज बोले हैं, जिस बच्चे ने सबसे पहले बटन दबाया है, सबसे पहले हाथ खड़ा किया, वो उसकी सजगता को कहीं दर्शाएगा, त्वरितता को दर्शाएगा। और ये मैंने आपको याद है, मैंने आपको बोला था कि कोई बात जब आप बच्चों से पूछते हो, वो कितनी जल्दी कनेक्ट होकर के कितनी जल्दी रिएक्शन देता है, ये उसके नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करता है। मैंने आपको एक दिन बताया था वो कितना सजग है हर चीजों को लेकर के। क्विज एक नहीं, कई सारी चीजों का पता करती है। ये भी कई सारे, जैसे साइंस के फेयर बालकों की सृजनात्मक और रचनात्मक का सबसे ज्यादा पोषण कर रहे हैं। साइंस क्लब उनके साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक थिंकिंग और साइंटिफिक एप्टीट्यूड का विकास कर रही है। ये कुछ अलग चीजों का विकास करती है। ये उनकी सजगता, अवेयरनेस उनके अंदर कितनी है, गहनता, डेप्थ कितनी है उनके ज्ञान की, त्वरितता, क्विकनेस कितनी है। और क्विकनेस का मतलब है कि वो कितनी जल्दी, और क्विकनेस में दो चीज हमेशा निहित होती है, एडॉप्शन कितना है, यानी कि आग्रहण कितनी जल्दी हो रहा है, और रेस्पॉन्डिंग कितनी जल्दी हो रहा है। ये ऐसी चीजों का आकलन ये करती है। लिखो, क्या रहेगा? का आकलन करती है, का आकलन करती है। लाइन चेंज करें। साइंस क्विज में पूछे जाने वाले प्रश्नों साइंस क्विज में पूछे जाने वाले प्रश्नों के निम्न प्रकार होते हैं, नंबर 1, प्रत्यास्मरण प्रश्न। प्रत्यास्मरण प्रश्न, और ये आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको इसको विस्तार से पढ़ा रखा है। प्रत्यास्मरण प्रश्न, रिकॉल वाले प्रश्न।
रिकॉल वाले प्रश्न कौन से होते हैं? प्रत्यास्मरण प्रश्न मैंने आपको बताया था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते थे उसके दो प्रकार मैंने आपको लिखाए थे, एक तो रिकॉल और एक रिकॉग्निशन, प्रत्याभिज्ञान। रिकॉल वाले प्रश्न कौन से होते थे? जहां पे सोच करके याद उठा के लिखना होता था या बताना होता था। और रिकॉग्निशन वाले जिनको याद करके आपको चिन्ह लगाना होता था, यानी कि अंकित करना होता था कि दी गई स्थितियों में से, वो रिकॉग्निशन। तो इससे पहले पहले जो प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस क्विज में वो रिकॉल प्रश्न होते हैं, प्रत्यास्मरण संबंधी प्रश्न होते हैं। और ये वे प्रश्न होते हैं जो बालकों के ज्ञान की गहनता, सजगता, गहनता तो खैर अभी व्याख्यात्मक प्रश्न में हम करेंगे, लेकिन ये बालकों की सजगता लिखे। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके अंतर्गत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो बालकों के संज्ञानात्मक पक्ष, बालकों के संज्ञानात्मक पक्ष तथा उनके पूर्व ज्ञान व स्मरण क्षमता, पूर्व ज्ञान व स्मरण क्षमता तथा सजगता का आकलन करते हैं, तथा सजगता का आकलन करते हैं। इन प्रश्न फुल स्टॉप लगा लेना। इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते समय, इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते समय बालकों द्वारा उत्तर देने में लिए गए समय को भी ध्यान में रखा जाता है, तथा इससे समय को भी ध्यान में रखा जाता है तथा इससे उनकी प्रतिक्रिया देने में त्वरितता, अंडरलाइन करना है इसको, प्रतिक्रिया देने में त्वरितता का आकलन होता है। त्वरितता का आकलन होता है। आप मुझसे कोई प्रश्न पूछो और मैं अगर उसका उत्तर देने में, आप मुझे कोई उत्तर, अगर मैं उसका उत्तर देने में सेकंड का भी टाइम नहीं ले रहा हूं, मैं तुरंत उसका उत्तर दे रहा हूं, तो इससे दो चीजों का पता लगेगा। और मैं उसका उत्तर देने से समय ले रहा हूं, हिचकिचा रहा हूं, इधर उधर कुछ वो कर रहा हूं, तो उससे भी दो चीजों का पता लगेगा। पहली चीज का पता लगता है कि वो सूचना से वो व्यक्ति सामने वाला कितनी जल्दी कनेक्ट हुआ समय से, तो कनेक्ट हुआ। और त्वरितता में और उत्तर जो उसने दिया उसके सही या गलत का पता बाद में लगेगा। अनुक्रिया करने की तीव्रता, रिसीविंग डाटा एंड रेस्पॉन्डिंग, सबसे पहले इस बात का पता लगेगा। क्या टाइम हो गया? दुकान बंद? चलो, वो तुम्हारी हलचल से पता लग जाता है। चलो एक बार आ जाओ, इस बात को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग।